हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। अब ये जो एक्ट है वो न्यूज में काफी दिनों से बना हुआ है। अब हम इस पे जानेंगे कि किस कारण से इस पे प्रोटेस्ट हो रही हैं, क्या इसके अंदर मेजर मेजर प्रोविजंस हैं, यानी कि सब लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन क्यों है इस एक्ट के ऊपर। तो हम सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में कि सिटीजनशिप एक्चुअली में होती क्या है। तो सिटीजनशिप के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। तो ये हो गया कि कहां से कहां तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सिटीजनशिप वर्ड का जिक्र किया गया है। अब सेकेंड बात कि सिटीजनशिप होती क्या है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इस वर्ड की मीनिंग के ऊपर भी। तो ये एक तरह का लीगल स्टेटस है जो हमारे रिलेशन को स्टेट के साथ डिफाइन करता है, यानी कि एक इंडिविजुअल का एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है, उसकी सिटीजनशिप जो हमारे रिलेशंस को डिफाइन भी करती है स्टेट के साथ। स्टेट यहाँ पे हमारी गुजरात, हिमाचल या पंजाब इस तरह की स्टेट्स के बारे में बात नहीं हो रही है। नेशन, कंट्री, इंडिया के बारे में बात हो रही है जिसकी हम सिटीजन है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है ये कि इंडिया के अंदर एक सिंगल सिटीजनशिप को हम प्रोवाइड करते हैं इंस्टीड ड्यूअल सिटीजनशिप जो अमेरिका में दी जाती है। अमेरिका में बेसिकली अगर आप सिटीजन है तो आप अमेरिका के भी सिटीजन है और उस स्टेट के भी सिटीजन है जिसमें आप रह रहे हैं। पर इंडिया में सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप दी जाती है, तो एक सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। तो ये हो गया बेसिक क्रक्स वर्ड सिटीजनशिप के बारे में। अब सेकेंड वर्ड आता है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट यानी कि कोई ऐसा एक्ट रहा होगा जिसके अंदर अमेंडमेंट लाई गई बाद में, यानी कि अगर ये CAA आया है तो ये किसी एक एक्ट था जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई 2019 में और फिर इसे लागू कराया गया। तो वो एक्ट क्या था, वो एक्ट क्या कहता था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वो एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हमें 5 तरीके के वेज बताता जिसके थ्रू हम इंडिया की सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो वो 5 वेज कौन से थे? सबसे पहला बाय बर्थ, then by registration, then by acquisition, then by naturalization and then by descent। तो वर्ड नेचुरलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर मेजरली क्या होता है नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में, कि अगर आप इंडिया के अंदर प्रूव कर दे कि आप इस कंट्री में 14 साल से हैं और 11 ईयर्स तक तो आप इंडिया में ही रहे हैं, यानी कि आप कहीं बाहर से आए थे किसी फॉरेन कंट्री से, आप 14 ईयर्स से इंडिया में रह रही हैं और उसमें से 11 ईयर्स से तब प्रॉपरली इंडिया में ही आपका स्टे रहा है, तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाती थी। लेकिन अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या होगा कि इस नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को कम करके 5 ईयर्स कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इंडिया में एंटर हुए हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि इफ यू हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 देन यू विल बी ग्रांटेड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बट क्या ये सब लोगों के लिए है, सब कंट्रीज से आने वालों के लिए? तो नहीं। ये जो एक्ट लागू हुआ है इसके अंदर मेजरली 3 कंट्रीज का जिक्र है। वो 3 कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और क्या सभी रिलीजियस ग्रुप्स, यानी कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं सर सबके लिए ओपन है? तो नहीं। मेजरली जो इन कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उसके लिए ये एक्ट ओपन है, जैसे कि सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस। तो ये 5 तत्वों के लोगों के लिए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये बनाया गया है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या उठते हैं? क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों मुस्लिम्स को नहीं ये इसके अंदर लिया गया है। तो ये तो राइट टू इक्वालिटी का खनन हुआ जो हमारे आर्टिकल 14 में दी गई है फंडामेंटल राइट्स में। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमने मेजरली 3 कंट्रीज के बारे में बात की गई है जिसको इस एक्ट में इंक्लूड किया है, वो कंट्रीज मेजरली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और वहां पे इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को काफी टॉर्चर सहना पड़ता है। एक तरह से परसुएटेड क्लास होती हैं ये, तो इस कारण से हम इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन कुछ टाइम पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी इसके ऊपर बयान आया था कि अगर हम पार्टीशन का टाइम देखें कि जिस टाइम पे पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे जो वहां पे हिंदूज की पॉपुलेशन थी वो काफी हाई थी, यानी कि अराउंड 2 डिजिट के परसेंटेज में थी वहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन। लेकिन अब वो जो पॉपुलेशन है वो कम होकर के बहुत कम हो गई है। तो ऐसा क्यों? कहाँ गए वो सब हिंदूज?
तो या तो उनको देश से निकाल दिया गया या फिर उनको क्या कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, हिंदुइज्म से इस्लाम के अंदर। तो हम उन लोगों के लिए ये ओपन करें। सेम एग्जांपल बांग्लादेश का भी दिया गया कि किस तरीके से वहां पर हिंदू की कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, तो क्या कारण रहा है। तो ये कहना है गवर्नमेंट का इसके ऊपर। बहुत सारे और क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जैसे कि क्यों इन्हीं 3 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया, वाई नॉट श्रीलंका, कि उससे भी श्रीलंका तमिल हमारे इंडिया में आते हैं। वाई नॉट रोहिंग्याज मुस्लिम जो म्यांमार से आते हैं, वो काफी परसुएडेड क्लास है, इसलिए वो इंडिया में एंटर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है उनके ऊपर म्यांमार में। तो क्यों नहीं ऐड किया गया उन लोगों को। क्यों नहीं पाकिस्तान के अहमदिया मुस्लिम्स को ऐड किया गया, जो कि काफी ज्यादा परसुएडेड क्लास है वहां पे, यानी कि उन पर बहुत टॉर्चर किया जाता है इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी ही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर क्वेश्चंस उठते हैं नॉर्थ ईस्ट से भी, यानी कि कुछ टाइम पहले का, मतलब काफी टाइम पहले एक असम अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश बना था, तो 1971 के बाद से बांग्लादेश से इंडिया में आने वाले जो भी लोग हैं उनको इलीगल इमिग्रेंट समझा जाएगा, यानी कि जो इलीगली एंटर किए हैं इंडिया के अंदर उनको इलीगल इमिग्रेंट समझा जाएगा और उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो उनका कहना था कि तो असम अकॉर्ड ही, मतलब आपने इसको तो फुलफिल किया ही नहीं, इसकी सारी जो इसके अंदर चीजें लिखी गई थी, तो ये तो असम अकॉर्ड को तोड़ने जैसा हुआ। तो फिर गवर्नमेंट का कहना था कि जो CAA है वो किसी भी 6th शेड्यूल वाली कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर लागू नहीं होगा, यानी कि जो भी 6th शेड्यूल में स्टेट्स आती हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसके अंदर ये CAA वाला एक्ट लागू नहीं होगा। अगर आपको समझना है 6th शेड्यूल क्या होता है, तो आप मेरी पहले की वीडियोस में जाके देखिए, मैंने 6th शेड्यूल को काफी डिटेल में डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं कि पता किससे चलेगा कि भाई ये लोग इस कंट्री से आए हैं, क्या ये लोग इस रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग भी करते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे उनसे, ऑफ कोर्स एक ऑनलाइन प्रोसेस होगा ये पूरा। एंड अब इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेजरली लिए जाएंगे जैसे कि आप अगर जिस कंट्री से आ रहे हैं उसके किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बेशक वो स्टेट लेवल्स है या फिर सेंट्रल लेवल या लोकल लेवल, किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट से एक आइडेंटिफिकेशन पेपर वो होना चाहिए आपके पास। ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, माना जा रहा था कि काफी स्ट्रिक्ट होगा ये प्रोसेस, पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। एंड सेकेंडली आपका आधार कार्ड चाहिए, इमिग्रेशन स्टेटस चाहिए जब आप इंडिया में इमिग्रेट किए थे। एंड तो ये मेजरली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये जानने के लिए कि आप इंडिया में कब एंटर हुए, क्या आप उस डेट के या उससे पहले एंटर हुए थे या उससे बाद में एंटर किए थे, क्या आप उस रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते भी हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और फिर सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमने जाना कि इसमें बेसिक क्रक्स क्या है, क्या इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि हम जो इंडिया के सिटीजन हैं क्या हमसे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके ऊपर ये CAA बिल्कुल लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो ये रिलीजियस माइनॉरिटी से और इन कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये था बेसिकली कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो आप लोगों का क्या कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सही है या गलत, गवर्नमेंट जो लेके आई है इसको, जैसा गवर्नमेंट का कहना है, क्या वो सही है या गलत। आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर रिप्लाई भी करती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच।